वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समरी और उसमें लास्ट लेक्चर में डेरिवेशंस की बात मैंने की थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ग्राफ्स इस चैप्टर में आते हैं या बनाए गए हैं एनसीईआरटी में और एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है कि वो बनाए जा सकते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड ये डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समरी ऑफ ग्राफ्स में डिस्कस करने वाले बच्चों। सो ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ग्राफ में आपके पूरे मार्क्स आए, उसमें कौन कौन से डिटेल्स आपको दिखाना जरूरी है वो आपको समझना होगा। अब इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिटेल आपको दिखानी होगी जो मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से खाली पैटर्न का आपको आइडिया है तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि बाकी डिटेल उसमें छपी होती है। आपको सब्जेक्टिव तो अटेम्प्ट करना नहीं वहां पर। सो लेट्स सी व्हाट पॉइंट्स यू शुड नोट about plotting graphs. In general, we show variation of one quantity with respect to some other. यही करते हैं हम ग्राफ में। हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी का वेरिएशन हम दिखाते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। We plot independent variable on x axis and dependent variable on y axis. हमेशा ये ध्यान रखें, जो यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है जनरली हम उसे चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ आपको खींचना है, तो अगर करंट को यूनिफॉर्मली वैरी करा रहे हैं तो करंट को एक्स एक्सिस पर और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को वाई एक्सिस पर। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। आप कहेंगे बातें क्यों बता रहे हो, ये तो हमें सब आती है। तो बच्चों, सारे बच्चों को नहीं क्लियरिटी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस फैक्ट। छोटी क्लास में आपने इसको पढ़ा है, सीखा है, फिर भी इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ऑलवेज मेंशन यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड ऑन टू एक्सेस। एक्स एक्सेस पर जो भी क्वांटिटी आपने ली है उसकी क्या यूनिट है, वाई एक्सेस पर जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसको कौन से यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना चाहिए। कई बार जैसे ग्राफ हम खींच रहे होते हैं वो लॉगरिथमिक ग्राफ्स होते हैं, यानी लॉग में वैल्यू लेकर ग्राफ खींचे जाते हैं, तो वहां पर ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस क्वांटिटी का लॉग लेकर ग्राफ खींचा गया है। ऐसे ग्राफ्स मॉडर्न फिजिक्स में हमें खींचने होंगे। ओरिजिन हमेशा मार्क कीजिए। वैसे तो अंडरस्टूड है कि जहां पर दोनों एक्सेस मिल रहे हैं वो ओरिजिन है, और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ दिखाएं। आप अगर जरूरत है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां जहां उसका वेरिएशन है, पॉसिबल है, वो दिखाना जरूरी होता है। ओरिजिन जरूर मार्क करें। प्रिडिक्ट द वेरिएशन ग्राफ बनाने के लिए हमेशा एक क्वांटिटी को जीरो रखकर दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी ये निकालना हमेशा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। दूसरी क्वांटिटी को जीरो रखकर पहली क्वांटिटी कितनी होगी वो निकालना सूटेबल रहेगा। प्रिडिक्ट द वेरिएशन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। तो बच्चों, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इतना सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम इस फैक्ट को समझ सकते हैं कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए कैसे स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, किस तरह से उसको बनाने के बारे में सोचना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले आपने ड्रॉ किए एक्सिस। एक्स एक्सिस एरो मार्क किया, वो एक्सिस एरो मार्क किया। अब अगर मैं वेरिएशन दिखाने वाला हूं वोल्टेज का, तो मैंने यहां पे लिखा V। यूनिट लिखी, किसमें नापने वाला हूं, इन वोल्ट। कैपिटल V से भी दिखा सकते हैं और VOLT स्मॉल v से स्टार्ट करके भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर अगर मैं करंट को दिखाने जा रहा हूं तो मैंने सिंबल बनाया करंट के लिए I, और इसे अगर मैं मिली एम्पियर में नापने वाला हूं तो मिली एम्पियर लिखूंगा, और एम्पियर में नापने वाला हूं तो
एम्पियर के लिए सिंबल है कैपिटल ए। तो सबसे पहले तो हमने ये दिखाया। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसी सेल के लिए। जैसे तो ये कोई सेल है बच्चों, इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगले चैप्टर में तो सीखेंगे इसे हम, और ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहां समझ लीजिए। ये है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको ये सेल सप्लाई दे रहा है। की ऑप्शनल है, आपके पास बजट है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां मैंने की के को लगाया। अब करंट की रीडिंग के लिए सीरीज में बच्चों हम लगा देते हैं अमीटर को। तो अमीटर करंट की रीडिंग बताएगा। ये हो गया अमीटर, इसको हमने कनेक्ट किया सीरीज में। वोल्टेज की रीडिंग के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर को। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज की रीडिंग बता देगा। प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर अमीटर में प्लस माइनस होते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को भी उल्टा जोड़ दिया है तो होना क्या है, निडल जो है आगे जाने की बजाय पीछे जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट खराब है। इंस्ट्रूमेंट नहीं खराब है, उल्टा जोड़ दिया गलती से। ओके, अब इस सर्किट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं रिलेशन लिखता हूं, यहां पे हम देख रहे हैं सेल करंट देगा जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे। माना कि करंट आई फ्लो होता है रेजिस्टेंस आर के थ्रू, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मैं दिखा सकता हूं V इक्वल टू आई आर से। और अगर ईएमएफ को इस पिक्चर में लाना है तो रिलेशन हमें पता है, इन डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हम पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, जब सेल करंट दे रहा है तो बोलो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल ईएमएफ वोल्टेज से बड़ा होता है, ई होता है V प्लस। जो ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस में, करंट आई फ्लो हो रही है इसमें, तो रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, उसमें ड्रॉप हो रहा है आई आर। तो ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं। तो V और I के बीच का रिलेशन हम यहां पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप रिजेंबल करा सकते हैं कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को बिलोंग कर रही है, सर्कल को, पैराबोला को, हाइपरबोला को। और नहीं तो बेसिक अप्रोच में सिखा रहा हूं, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं जानते हैं तो कहां से स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें कि जब हमने की को ऑन ही नहीं किया है, की इज ऑफ, ऐसे सिचुएशन में करंट जीरो है, यानी एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी जीरो है। तो बच्चों वोल्टेज कितना होगा? तो यहां पर कंसेप्ट है कि ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट वोल्टेज को कहते हैं ईएमएफ। तो वोल्टेज सपोज यहां इस लेवल पर है, जिसको मैं ग्रीन कलर से यहां दिखाता हूं इस पॉइंट को। तो बच्चों इसको बोलेंगे ईएमएफ। यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमको ग्राफ का। अब एंड पॉइंट की बात करें तो जब वोल्टेज जीरो है, हमें पता है एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी जीरो, जो वाई एक्सिस पर हमने ली। तो अगर वोल्टेज जीरो है, ये जीरो कब होता है बच्चों? जब ये रेजिस्टेंस आर जीरो हो जाता है, कंडक्टर से जोड़ दें अगर, तो वोल्टेज जीरो हो जाता है और इस समय पर करंट होती है मैक्सिमम। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटाकर इसकी जगह तांबे का एक तार सीधे जोड़ दूं, तो ऐसी सिचुएशन में वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा जीरो, और वोल्ट मीटर रीडिंग जीरो दिखाएगा तो करंट हो जाएगी इस सर्किट में मैक्सिमम। करंट को रोकने वाला सिर्फ ये रेजिस्टेंस बचा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मैक्सिमम करंट होगी, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, एंड इट इज E अपॉन स्मॉल आर। तो बच्चों माना कि ये पॉइंट है जहां पर करंट की वैल्यू हो जाती है E अपॉन आर। तो ऐसा कब होता है? जब वोल्टेज जीरो होता है। तो हमें एंड पॉइंट भी मिल गया। तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, ग्राफ का एंड पॉइंट मिल गया। अब बीच का वेरिएशन आपको क्या लगता है? ये स्ट्रेट लाइन है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? क्या ये मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लिख सकता हूं? जस्ट सी दैट y एक्सिस पर v है तो इसकी जगह y आएगा, x एक्सिस पर करंट I है तो यहां पर आएगा x।
और ईएमएफ जो है वो बच्चों कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू, इस आई आर को हम दूसरी साइड ले गए, आर को मैंने पहले लिख दिया जो एम की जगह पर है, आई को मैंने एक्स की जगह पे लिखा आर आई। अब दूसरी साइड जब लेंगे तो ई तो वहां पे प्लस में ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं लाइन का स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो v इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, तो c कांस्टेंट की जगह e आ रहा है। तो अब जस्टिफाइड है कि यहां पर ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन जिसमें इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो मैथमेटिक्स जानते हैं बच्चों, ये रहा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c, this is intercept on y-axis and slope of the line is negative, obtuse angle। तो मैं समझता हूं फैमिलियरिटी आपको आ गई होगी कि ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। ग्राफ्स बनाने के लिए प्रेडिक्ट द वेरिएशन, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया कैसे वेरिएशन को प्रेडिक्ट करते हैं। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स नीड नॉट टू बी अप टू स्केल। 12th क्लास में जितने भी डायग्राम है बच्चों, ग्राफ्स हैं, जरूरी नहीं कि आप स्केल से नाप कर एग्जैक्टली बनाएं। पैटर्न शुड मैच एंड रफली यू कैन मार्क द डेटा। वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है आपके लिए, यानी छूट है। राइट corresponding मैथमेटिकल रिलेशन आल्सो विद वेरिएशन, इसको भी आप समझ लीजिए। मैथमेटिकल रिलेशन भी लिखना जरूरी है विद वेरिएशन। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ग्राफ की मदद से समझते हैं। नहीं लिखें तो क्या नुकसान हो सकता है, उसको समझ लेते हैं। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि अकेला एक यही ग्राफ है जो एनसीईआरटी में बना हुआ, बाकी तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो पूछे वो पूछे। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर क्या है। तो बच्चों एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जो है क्वांटिटी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद आर, तो एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, मैंने पेन को सेलेक्ट किया है जिससे कि मैं इस शीट स्लाइड पे लिख सकूं। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है पोटेंशियल, और दोनों का वेरिएशन आप देख रहे हैं, है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉलो कर रहा है इस रिलेशनशिप को, हियर ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसका जो स्लोप है ये ज्यादा होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, जबकि v फॉलो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से है, डाइपोल की वजह से लेंगे अगर, तो एक पावर यहां पर बढ़ जाएगी और एक पावर यहां पर बढ़ जाएगी, वो आपको पता है। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वैसा तो पोटेंशियल का हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन में और ज्यादा स्लोप आ जाएगा। तो अब पैटर्न अगर खाली ड्रॉ कर दें अकेले अकेले, जहां कंपैरिजन है वहां तो क्लैरिटी आ रही है, जहां कंपैरिजन नहीं है, खाली अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना है या अकेले पोटेंशियल दिखाना है, वहां क्लैरिटी नहीं आएगी। तो जरूरत इस बात की यहां पर पैदा हो जाती है कि हम क्या करें, मैथमेटिकल रिलेशन भी वहां लिखकर आए, जिससे वो क्लैरिटी बनी रहे। एग्जामिनर जैसे ही देखे टिक करे उसको बोर्ड में, और आपको क्लैरिटी बनी रहे आपके नोट्स में कि रिलेशन कौन सा है। तो हमेशा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किस रिलेशन को लेकर आपने ड्रॉ किया है वो वहां पर मेंशन जरूर करें। हाँ, यहाँ एक टिप ये है कि अगर आप नहीं जानते हैं कि रिलेशन आपको अच्छे से याद है या नहीं है, तब रिलेशन लिखने की गलती ना करें, कंफ्यूजन में रिलेशन ना लिखें, फिर खाली ग्राफ ड्रॉ करके आ जाए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट
आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो डाउटफुल चीजों पर क्लैरिटी लाने की कोशिश ना करें। हाँ, जिसमें आपको डाउट नहीं है, इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। तो ये देखा आपने ग्राफ का वेरिएशन। जितने भी ग्राफ डायग्राम है अगर हम लिंक करके याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्लास 11th में आपने दो प्रोसेस पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक था एडियाबैटिक और एक था आइसोथर्मल। अगर मैं यहाँ E या V की जगह प्रेशर P ले लूं एक्स एक्सिस पर, और सॉरी वाई एक्सिस पर प्रेशर P, और एक्स एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पे ले लूं वॉल्यूम, तो बच्चों ये बन जाएगा पीवी डायग्राम। और अगर ये पीवी डायग्राम बन गया तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा है वो तो एडियाबैटिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और याद आ गया रिलेशन। और जिसका स्लोप कम है वो रिप्रेजेंट करेगा पीवी इक्वल टू आर टी, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट इनवर्स स्क्वायर इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का उसके लिए जो ग्राफ दिखाते हैं उसका स्लोप कम होता है, एडियाबेटिक का ज्यादा होता है, दोनों में रिलेशन होता है गामा टाइम्स। तो वैसा ही कुछ रिलेशन यहाँ पर हम लिंक करके समझ सकते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट, अदर पॉसिबल ग्राफ्स जो हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो तीन एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। उनके तीनों के ग्राफ्स हमें आने चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं बने हुए पर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वेरिएशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर की, उसके लिए ग्राफ्स पूछे गए हैं, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों कि ये किस तरह से ग्राफ रहेंगे। लेट्स सी। देखिए, गॉस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें आपको रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिलता है E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना होता है डिस्टेंस के साथ। तो सबसे पहले आपने x एक्सिस पर लिखा डिस्टेंस को। अगर हम इसे मीटर में नाप रहे हैं तो आपने यहाँ पर लिखा इन मीटर। y एक्सिस पर आपने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इसे हम नाप रहे हैं वोल्ट पर मीटर में तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम आप लिख सकते हैं। तो वेरिएशन कैसा है साफ साफ देखने में आ रहा है क्लियरली, E इज प्रोपोर्शनल 1/r। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी पर मिलेगा इधर, और एंड पॉइंट भी इन्फिनिटी पर होगा, नहीं ग्राफ जो है एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा एंड इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम पैटर्न ड्रॉ करने के साथ साथ यहाँ पर रिलेशन मेंशन करेंगे E प्रोपोर्शनल 1/r। सो इट इज परफेक्ट ग्राफ जिसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता बोर्ड में। और इसको पहचानेंगे आप, जरूरत पड़ेगी पहचानने की कंपटीशन में जहां 4 ऑप्शन होंगे। अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं। ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है एंड द corresponding रिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और हम साफ साफ देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाने के लिए आपको कहा जाता है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, आपने एक्स और वाई एक्सिस की क्वांटिटीज मेंशन की। क्योंकि मैं एग्जाम में नहीं डील कर रहा हूं तो मैंने अभी ये ड्रॉप कर दिया, यूनिट्स को नहीं दिखाया, अंडरस्टूड है, ऊपर वाली यूनिट्स मैंने ली हैं। इस ग्राफ में मैं मेंशन करूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और मुझे पता है डिस्टेंस के साथ ये वैरी नहीं कर रहा है, तो पूरे टाइम ये कांस्टेंट है अंटिल शीट को हम इनफाइनाइट ट्रीट कर सकें। तीसरा ग्राफ, थर्ड एप्लीकेशन, जो मेटल का स्फीयर हम लेते हैं जिसको बोलते हैं शेल, माना कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर।
तो जो भी चार्ज दिया गया वो इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इसको चार्ज Q दिया गया है तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर, और उसको मैं सिग्मा से दिखा सकता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालता हूँ, हमें पता है डेरिवेशन वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो and outside the sphere the shell behave as if its whole charge were concentrated at its center। तो y एक्सिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया इन वोल्ट पर मीटर, ओरिजिन मार्क किया, x एक्सिस पर लिया डिस्टेंस को इन मीटर, और यहां पर मैंने मार्क किया डिस्टेंस जब रेडियस के बराबर होगी यानी कैपिटल R के बराबर, और जस्ट आउटसाइड इट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो या के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर जस्ट आउटसाइड। तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगा, जीरो लेवल पे टच होकर। तो ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाएगी क्योंकि एग्जाम में आपको सिंगल एक ही कलर मिलेगा, यहां तो मेरे पास एक से ज्यादा कलर है फॉर एक्सप्लेनेशन। फिर हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ये रेफरेंस दिखाएंगे यहां पर। अब ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे किताब में सही बनाओ या गलत बनाओ, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ जो है उसके जस्ट बाद इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहां से नहीं होगा, यानी टच नहीं करेगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इधर भी टच नहीं करेगा। सो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, ये रिलेशन हम यहां पर मेंशन करेंगे। तो बच्चों ये ग्राफ हुआ इसके लिए। ऐसे ही चौथी एप्लीकेशन जो कंपटीशन में सिलेबस में है, बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो उसको हम रिजेंबल करा सकते हैं। बच्चों ग्रेविटेशन में आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू के लिए ग्राफ खींचा था, इनसाइड द अर्थ, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द अर्थ, तो उससे हम उसको रिजेंबल करा सकते हैं, वैसे ही ग्राफ इसमें आता है। और आगे की बात करें, कैपेसिटर पे अगर हम जाएं तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में। हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, अगर मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल U से दिखाऊं, कैपिटल U से, देन इट इज हाफ CV स्क्वायर, एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी का वेरिएशन कैपेसिटी के साथ प्लॉट करो, एनर्जी का वेरिएशन कैपेसिटी के साथ प्लॉट करो, ओके। तो हमें ग्राफ में दो क्वांटिटीज मिल गई, एक्स एक्सिस पर कैपेसिटी जिसे हम यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमें बताना है कैपेसिटी के साथ एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। तो वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी ली, एनर्जी की यूनिट जूल, जूल में नापेंगे, कैपेसिटी की यूनिट फैरेड, फैरेड में नापेंगे, माइक्रो फैरेड में भी नाप सकते हैं, माइक्रो इज प्रीफिक्स 10⁻⁶। तो अब यहां पर मैं दो ग्राफ खींच सकता हूं, देयर मे बी टू डिफरेंट सिचुएशंस हियर। कौन कौन सी? कि कैपेसिटर से बैटरी जुड़ी हुई है, तब कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है तब। अगर तो बैटरी जुड़ी हुई है तो बैटरी का धर्म है, बैटरी का फर्ज है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिलेशन वैलिड होगा, और ये रिलेशन वैलिड होगा तो हम देख रहे हैं U इज प्रोपोर्शनल टू C, सो ग्राफ विल बी सिंपली इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, C0 तो U0। तो ग्राफ ऐसा होगा और हम यहां पे लिख सकते हैं U प्रोपोर्शनल C। कब? जब बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड। पर अगर बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो ऐसे सिचुएशन में चार्ज ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं जा सकता है,
बैटरी डिसकनेक्टेड, तो क्या होगा? तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अभी वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। और हम यह देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों? इधर टच नहीं होगा, क्योंकि सी जब जीरो होगा तो यू इन्फिनिटी होगा। हम स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट प्रिडिक्ट कर लेंगे, जो तरीका आपको बताया अभी लेक्चर के शुरू में। ग्राफ लुक लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हम यहाँ पे रिलेशन भी लिख देंगे बच्चों, u प्रोपोर्शनल 1/c। कब? जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो मैं समझता हूं हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो थे वो डिस्कस कर लिए, जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो भी बनाना सीख लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको अगर इतने ग्राफ्स अगर आते हैं तो ग्राफ की ये थ्योरी सफिशिएंट है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।